देखिए इस तस्वीर को ध्यान से। यह है कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज। लेकिन आज हम इस ब्रिज की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस नीचे बह रही उस नदी की, हुगली की, और उन पुराने गोडाउन की जो कभी इस नदी की धड़कन हुआ करते थे। क्योंकि उन्हीं गोडाउन से एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो आज फिर से लिखी जा रही है। हाल ही में देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी सीईए वी अनंत नागेश्वरन ने चेन्नई में मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक बैठक में एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की इनलैंड वाटरवेज यानी हमारी नदियाँ और नहरें हमारी सप्लाई चेन की असली ताकत बन सकती हैं। और ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है, एक भूला हुआ सबक है और एक शानदार कमबैक है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यानी कि 1947 से पहले भारत में नदियों से माल ढुलाई बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। कोलकाता उस वक्त देश की राजधानी था और हुगली नदी उसकी जीवन रेखा। हावड़ा ब्रिज के आसपास जो आज आपको खाली या टूटे फूटे गोडाउन दिखते हैं वो कभी माल से भरे रहते थे। इन्हीं गोडाउन से पटना, वाराणसी और इलाहाबाद तक नावों से सामान जाता था। और सिर्फ गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र भी उतना ही सक्रिय था। असम में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर पांडु पोर्ट था जहां से बंगाल की मशहूर जूट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, जिसे पाट या सन हेम्प कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते कोलकाता पोर्ट तक आता था। उत्तर पूर्व भारत का पूरा सप्लाई चेन तब इन्हीं नदियों पर टिका था। लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे इस पूरे तंत्र को नज़रअंदाज किया गया। हमारा ध्यान रोड्स और रेलवेज पर चला गया, जो ज़रूरी भी था, लेकिन नदियों के रास्ते को हमने लगभग भुला दिया। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का हिस्सा सिकुड़ता गया और 2013-14 तक ये सिर्फ 18 मिलियन टन्स पर आ गया था। अमेरिका में जहां इनलैंड वाटरवेज से 21% फ्रेट होता है, वहीं भारत में ये 1% से भी कम था। और फिर 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। 2014 के बजट भाषण में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। लक्ष्य था गंगा पर हल्दिया से वाराणसी तक 1390 किलोमीटर के रास्ते को इस तरह डेवलप करना कि 1500 से 2000 टन के जहाज आराम से चल सके। इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने भी हाथ बटाया, करीब 2512 करोड़ का लोन दिया। कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 5369 करोड़ है। नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इस काम को जमीन पर उतारा। नवंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक मल्टी मोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। साहिबगंज और हल्दिया में भी टर्मिनल्स बने। फाराका में एक नया नेविगेशनल लॉक बनाया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 53 कम्युनिटी जेटीज तैयार की गई। 2016 में नेशनल वाटरवेज एक्ट पास हुआ, जिससे देश में नेशनल वाटरवेज की संख्या सिर्फ 5 से बढ़कर 111 हो गई। ऑपरेशनल लेंथ 2716 किलोमीटर से बढ़कर 4894 किलोमीटर हो गई। और नतीजा 2013-14 में जो कार्गो मूवमेंट 18 मिलियन टन्स था, वह 2024-25 में 145.5 मिलियन टन्स को पार कर गया, यानी करीब 8 गुना बढ़ोतरी 21% के CAGR के साथ। सिर्फ NW1 यानी गंगा पर ही कार्गो मूवमेंट 2014-15 के 5 मिलियन टन से 3 गुना बढ़कर 2024-25 में 16.38 मिलियन टन्स हो गया। अब वापस आते हैं सीए नागेश्वरन की उस बात पर। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी बाय द वे चल रहा है, सिर्फ एक एनर्जी प्राइस शॉक नहीं है, बल्कि एक लॉजिस्टिक्स शॉक है। फ्रीट और इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ गए हैं और जब तक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ये एलिवेटेड रहेंगे। ऐसे में इनलैंड वाटरवेज एक ऐसा रास्ता है जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन से अलग है, जो वॉलेटाइल नहीं है और जो रोड और रेल पर से प्रेशर हटाता है। नागेश्वरन ने कहा, लॉजिस्टिक्स इज वन ऑफ द की चैनल्स थ्रू विच एक्सटर्नल शॉक्स ट्रांसमिट इनटू द इकोनॉमी। यानी जब बाहर की दुनिया में उथल पुथल होती है तो उसका असर सबसे पहले लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है और वो असर फिर आम आदमी तक महंगाई के रूप में पहुंचता है। और इसीलिए इनलैंड वाटरवेज अहम है, क्योंकि ये एक इंसुलेटेड कॉरिडोर है। जाम नहीं, रूट डिसरप्शन नहीं, और एक साथ बड़ी मात्रा में माल ढोने की क्षमता। जब माल समय पर पहुंचेगा तो सप्लाई चेन स्मूथ रहेगा और इन्फ्लेशन का दबाव भी कम होगा। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते होंगे, एक स्टडी के मुताबिक 1 लीटर ईंधन से रोड ट्रांसपोर्ट में 24 टन किलोमीटर माल ढोया जा सकता है, रेल से 95 टन किलोमीटर। लेकिन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से 1 लीटर में 215 टन किलोमीटर। यानी नदी से माल ढोना सिर्फ सस्ता नहीं, ये कहीं ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और खर्च भी।
सरकार का अगला टारगेट क्या है फिर? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के तहत IWAI ने तय किया है कि इनलैंड वाटरवेज की फ्रेट मॉडल शेयर 2% से बढ़ाकर 5% की जाएगी। 2030 तक 200 मिलियन टन और 2047 तक 500 मिलियन टन कार्गो वाटरवेज से ढोने का लक्ष्य है। दिसंबर 2024 में जलवाहक स्कीम लॉन्च की गई, जिसके तहत कार्गो ओनर्स को NW1, NW2 और NW16 पर वाटरवे से माल भेजने पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का 35% तक इंसेंटिव मिलेगा। ये स्कीम रोड और रेल का बर्डन कम करने और पर्यावरण अनुकूल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है। तकनीक के मोर्चे पर भी काम हो रहा है। वाराणसी में इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल उतारा जा रहा है। इलेक्ट्रिक कैटामरान्स वाराणसी और अयोध्या में चलने लगी हैं। IWAI के डिजिटल टूल्स, पानी पोर्टल, वेसल ट्रैकर, LADIS लॉजिस्टिक्स को स्मार्ट बना रहे हैं और NW2 यानी ब्रह्मपुत्र पर 474 करोड़ रुपीस से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो रहा है। पांडु पोर्ट पर शिप रिपेयर फैसिलिटी बन रही है। नॉर्थ ईस्ट को अब अपनी पुरानी लॉजिस्टिकल लाइफलाइन वापस मिल रही है, लेकिन इस बार आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रा और नई क्षमता के साथ। CEA नागेश्वरन ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने पूछा, हाउ डू वी टर्न कंपल्शंस इनटू कन्विक्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी मजबूरियों को अवसरों में कैसे बदले। वेस्ट एशियन क्राइसिस एक मजबूरी है, ग्लोबल शिपिंग डिसरप्शन एक मजबूरी है, लेकिन अगर इसी दबाव में हम अपनी नदियों की शक्ति को पहचान लें तो ये मजबूरी एक नेशनल कन्विक्शन बन जाएगी। पहले जो सिस्टम बना गए थे वो हमने खो दिए, लेकिन हम उसे वापस पा रहे हैं और इस बार ये जहाज़ कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इस बार इसके पीछे है विजन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल विल। भारत की नदियाँ सिर्फ आस्था का स्रोत नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की असली हाईवेज है और अब वक्त है कि हम उन्हें वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि लॉजिस्टिक्स बोरिंग है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ही वो धागा है जो देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ बांधता है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी गंगा या ब्रह्मपुत्र पर किसी कार्गो वेसल को देखा है?